हेलो गाइस, वेलकम टू ज्ञान कॉर्नर, ए वे ऑफ यूनिक कंसेप्ट। मैं विपिन कुमार आज आपको पढ़ाऊंगा एक और केमिस्ट्री का टॉपिक जो कि है एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि हमारे इस चैनल पर डेली करंट अफेयर्स एंड स्टैटिक जीके की वीडियो डेली अपलोड की जा रही हैं। आप उन्हें जाकर हमारे चैनल पर विजिट करके उन वीडियोस को भी देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक जो कि है एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। तो एटम्स यानी कि परमाणु। परमाणु जो शब्द है जो सबसे पहले हमारे भारतीय इतिहास में महर्षि कर्णन ने प्रतिपादित किया था। उनके अनुसार कोई भी पदार्थ छोटे छोटे कणों यानी कि पार्टिकल से मिलकर बना होता है। उन्होंने बस एक स्टेटमेंट दिया था, आगे इसमें कोई खोज नहीं की थी। उसके बाद जो हम आज एटम की डेफिनेशन पढ़ते हैं उसके हिसाब से देखा जाए तो वो एटम वो होता है जो स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर, पदार्थ का सूक्ष्मतम कण, पार्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन, और जो कि केमिकल रिएक्शन में भाग लेता है। और थर्ड आपका नॉट एग्जिस्ट इन फ्री स्टेट, और जो कि मुक्त अवस्था में नहीं पाया जाता है। तो ये आपका आज के जो वर्तमान में जो हम डेफिनेशन पढ़ते हैं एटम की, वो ये डेफिनेशन है। लेकिन अगर हम देखा जाए तो परमाणु की आखिरकार खोज किसने की, इसको देखा जाए तो सबसे पहले जो हमारे सामने साइंटिस्ट आते हैं वो है जॉन डाल्टन। तो यदि आपके एग्जाम में कभी भी ये पूछा जाए कि हु डिस्कवर द एटम या एटम की थ्योरी सबसे पहले किसने दी, तो वो हमारे हैं जॉन डाल्टन 1808 में। ठीक है, और उन्होंने ही बताया कि एवरीथिंग मेड ऑफ स्मॉल पार्टिकल विच इज एटम, यानी कि प्रत्येक वस्तु या पदार्थ या कोई भी चीज लीजिए वो आपके पार्टिकल से मिलकर बनी होती है, और पार्टिकल को आप एटम्स कहते हैं। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी आपकी आज भी उनकी लागू है। दूसरा पॉइंट उन्होंने बोला कि परमाणु एटम इंडिविजुअल होता है, यानी कि अविभाज्य होता है। लेकिन आज की परिकल्पनाओं के आधार पर ये डाल्टन थ्योरी का एक ड्रॉबैक रही, कमी रही, जो कि आज के दौर में देखें तो परमाणु अविभाज्य नहीं है। ये कथन आज कहना गलत हुआ, क्योंकि परमाणु को आगे भी विभाजित किया जा सकता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन में। ठीक है, तीसरा जो पॉइंट होता है वो है कांट बी क्रिएट और डिस्ट्रॉय, यानी कि परमाणु को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही उसे समाप्त किया जा सकता है। तो ये वाला पॉइंट एकदम उनका करेक्ट है, जो कि आज भी अवेलेबल है। उसके बाद आपका नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका आइडेंटिकल इन मास एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, यानी कि एक ही प्रकार के तत्व में परमाणु एक ही प्रकार के होंगे। अर्थात मतलब जैसे कोई हाइड्रोजन लिया, हाइड्रोजन एलिमेंट लिया, उसके जो एटम्स है वो एक ही प्रकार के होंगे, मतलब केमिकल प्रॉपर्टीज में भी और उसके गुणधर्मों में भी। ठीक है, लेकिन आज के दौर में देखा जाए तो ये वाली कंसेप्ट आप रॉन्ग पाया जाता है, क्योंकि एक ही प्रकार के तत्व में अलग अलग परमाणु हो सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं आइसोटॉप्स, यानी कि समस्थानिक, यानी कि जिनका स्थान समान है, उनका एटॉमिक नंबर सेम है, लेकिन वो डिफरेंट प्रॉपर्टीज रखते हैं। और आपका नेक्स्ट नंबर पे आता है, तो ये वाली प्रॉपर्टीज गलत हो गई है। तो ये जो क्रॉस लगा रहा हूं ये ये आपके जो डाल्टन एटम थ्योरी है उसका ड्रॉबैक है, और जो राइट लगा रहा है वो उसकी विशेषता है। तीसरा है, लास्ट में है डेफिनेट रेशियो। जब कभी कोई परमाणु कंपाउंड बनाता है या एलिमेंट बनाता है तो उनकी डेफिनेट रेशियो होता है उनके मॉलिक्यूल्स का, तो ये एकदम करेक्ट है। और लास्ट है आपका कांट बी कन्वर्ट एन एटम टू अनदर, यानी कि कोई भी परमाणु को किसी अन्य तत्व के परमाणु में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता, जो कि आज के दौर में देखा जाए तो ये गलत साबित होती है। कैसे? मान लीजिए कोई तत्व है, हाइड्रोजन का तत्व है, उसको हम हीलियम के तत्व में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, न्यूक्लियर रिएक्शन के द्वारा। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स थे, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। क्वेश्चन ज्यादातर यहां से पूछा जाता है कि डाल्टन परमाणु की खोज किसने की, तो आपको आंसर देना है जॉन डाल्टन ने। ठीक है,
और ये कुछ पॉइंट थे उनके, तो आपको याद रखना है। अब देखिए स्ट्रक्चर ऑफ एटम। एटम की जो स्ट्रक्चर में जो 3 मूलभूत कण होते हैं वो आपके होते हैं, एक तो इलेक्ट्रॉन, दूसरा न्यूट्रॉन वो प्रोटॉन, और तीसरा न्यूट्रॉन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन पर माइनस चार्ज होता है, और इसकी डिस्कवरी जे थॉमसन ने की थी, वो भी कैनाल रेज से। ठीक है, ये कब की थी? जब जे थॉमसन ने एटॉमिक और परमाणु मॉडल दिया था। ठीक है, तब, और इसका नामकरण स्टोनी ने किया था। प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने की थी। ठीक है, और ये एनोड रेस के थ्रू हुई थी इसकी खोज, और इसका नामकरण नेल रदरफोर्ड ने दिया था। और लास्ट है आपका न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन जिसपे 0 चार्ज होता है, न्यूट्रल होता है, उसकी खोज जेम्स चैडविक ने की थी। शॉर्ट में आप इसको याद रख सकते हैं ईटी, इलेक्ट्रॉन की खोज थॉमसन ने। ठीक है, इसको याद रख सकते हैं पीजी, प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने। ठीक है, और इसको याद रख सकते हैं आप एनसी। अब आगे देखिए, इसमें जो कुछ पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि पूछ लिए जाते हैं। एटम कैन बी सीन बाय एसटीएम। ठीक है, ये क्या होता है? मतलब अगर आप एटम को देखना चाहें तो हम नेक्ड आई से नहीं देख सकते हैं, माइक्रोस्कोप से भी, किसी भी प्रकार के माइक्रोस्कोप से इसको नहीं देखा जा सकता है। यदि केवल हम इसको देख सकते हैं तो वो एक और माप एक उपाय है, वो है एसटीएम, यानी कि स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप। वेरी इंपॉर्टेंट है, और इसमें भी आप देखोगे तो इसकी इमेज ब्लड आएगी। ठीक है, और नेक्स्ट पॉइंट है इसका कि रेडियस ऑफ एटम 10⁻⁹ मीटर में होती है, और रेडियस ऑफ हाइड्रोजन ये आपकी 0.037 इंटू 10⁻⁹ मीटर होती है। ठीक है, स्नैपशॉट ले लीजिए। अब देखिए थॉमसन एज परमाणु मॉडल, थॉमसन का परमाणु मॉडल। उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने जो थॉमसन परमाणु मॉडल की खोज 1898 में हो गई थी। ठीक है, और उन्होंने इस खोज के दौरान ही इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। ठीक है, और उन्होंने अपने इस मॉडल को नाम दिया था प्लैंक पुली। इसके हिसाब से इनके अनुसार एक जो एटम होता है वो एक ठोस होता है, ठोस गोलाकार शेप में होता है, और जिसमें पॉजिटिव आयन पूरे में फैला होता है, और जो नेगेटिव आयन इलेक्ट्रॉन वो कहीं कहीं पर लगा हुआ होता है। जैसे कि आप इमेजिन कर सकते हैं वाटरमेलन, जो कि वाटरमेलन है, जिसमें कि जो लाल भाग है वो पूरा एक तरीके से धनावेश है, और जो आपका ये जो उसमें तरबूज में बीज लगे होते हैं उनको हम ऋणावेश यानी कि इलेक्ट्रॉन कह सकते हैं, अकॉर्डिंग टू थॉमसन परमाणु मॉडल। ठीक है, लेकिन आगे जाके रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल आया, जो कि इस परमाणु मॉडल को बिल्कुल विपरीत होता है। ठीक है, उसको भी पढ़ेंगे। और एक बात और याद रखनी है, जे थॉमसन को इस परमाणु मॉडल के लिए नोबेल प्राइज प्राप्त हुआ 1906 में, और वो भी फिजिक्स में। ठीक है, तो आपको याद रखना है। नीचे एक टेबल दी हुई है, इस टेबल में से कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। और इसमें रिलेटिव मास का मतलब होता है कि जब न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को के साथ कंपेयर किया जाता है तब। ठीक है, और स्पेशल नॉर्मली जब एक जैसे इलेक्ट्रॉन के बारे में बात कर रहे हैं या फिर प्रोटॉन के स्पेशली में बात कर रहे हैं, उनके लिए दिया जाता है। ठीक है, उसको बोलते हैं एब्सोल्यूट। तो प्रोटॉन पर रिलेटिव मास 1, न्यूट्रॉन पर 1, इलेक्ट्रॉन पर 0.005, रिलेटिव चार्ज +1 सभी जानते हैं। न्यूट्रल होता है न्यूट्रॉन, नाम से पर याद हो जाना चाहिए, और ये इलेक्ट्रॉन माइनस चार्ज, ये इंपॉर्टेंट है, क्या चार्ज होता है? +1.6 इंटू 10⁻⁻19 पर कूलम। ये आपका जो प्रोटॉन का है वही इलेक्ट्रॉन का है, लेकिन चार्ज अलग है, ये ध्यान रखना है। और न्यूट्रॉन पे 0 चार्ज होता है। और नेक्स्ट है आपका मास से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ये है आपका 1.672 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम, और ये है आपका 1.674 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम।
अगर यदि आपसे ऑप्शन में दे दिया जाए कि निम्न में से कौन सा कण अधिक भारी है, मान लीजिए उसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ऑप्शन में हो, तो आप देखेंगे कि न्यूट्रॉन प्रोटॉन से बस कुछ पॉइंट में ही भारी है। ये 7.2 है, ये 7.4 है। और लास्ट आपका इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम। आप स्नैपशॉट ले सकते हैं। अब नेक्स्ट है आपका रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। रदरफोर्ड को हम फादर ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स भी कहते हैं। ये भी क्वेश्चन में एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, इन्होंने क्या किया था, जो थॉमसन का परमाणु मॉडल था उसी के बारे में आगे स्टडी की थी, और उसके अंतर्गत उन्होंने एक गोल्ड शीट थिन लेयर यानी कि एक सोने की एक पतली परत ली और उस पे एक अल्फा कणों की बौछार उस पे कराई। ठीक है, अल्फा स्कैटरिंग और इस मॉडल भी से कहते हैं इसीलिए। ठीक है, तो अल्फा पार्टिकल क्या होता है, वह हीलियम का न्यूक्लियस होता है। ठीक है, तो जब हीलियम कणों की इस पे बौछार कराई गई यानी कि अल्फा कणों की बौछार कराई गई, तो वो उसने देखा कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल इससे बाहर की ओर निकल गए। ठीक है, और लाखों में से 1%, मात्र 1% कुछ कण ऐसे भी थे जो गए और वापस टकराकर यानी कि प्रकीर्णित होकर वापस आ गए। इससे उन्होंने ये निष्कर्ष निकाला कि मोस्ट ऑफ द एटम इज एम्प्टी, यानी कि परमाणु का अधिकतम भाग खोखला है, ये खोखला है। ठीक है, दूसरा पॉइंट उन्होंने निकाला कि वेट ऑफ एटम इज इन सेंटर कॉल्ड न्यूक्लियस। जो परमाणु का अधिकतम भार है, वेट है, वो उसके सेंटर में होता है। ठीक है, जबकि थॉमसन ने कहा था कि उसका समान आवेशित रूप से फैला होता है, लेकिन यहाँ पर देखें तो सिर्फ इसका वेट सेंटर में होता है, जिसे न्यूक्लियस कहते हैं। और ये जो कि न्यूक्लियस आपका पॉजिटिव चार्ज होता है, जैसा कि आपको पता है रदरफोर्ड ने ही उस पॉजिटिव चार्ज को प्रोटॉन कहा था। ठीक है, थर्ड पॉइंट है आपका इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड इन सर्कुलर पाथ। ठीक है, तो रदरफोर्ड ने कहा था कि जो पॉजिटिव आयन तो सेंटर में है, लेकिन जो नेगेटिव आयन है वो उस न्यूक्लियस के सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व कर रहे हैं, गति कर रहे हैं। ठीक है, तो अब आपको एक पॉइंट और याद रखना है, ये वाला कि रेडियस ऑफ एटम, पिछले वाले जो पीछे जो हमने लिखा था उसमें रेडियस 10⁻9 हो गई थी, तो 9 नहीं है, वो 10 होती है, 10 मीटर। ठीक है, तो उसको एंगस्ट्रॉम में भी लिख सकते हैं, 10⁻⁻10 मीटर को एंगस्ट्रॉम भी बोलते हैं। ठीक है, और रेडियस ऑफ न्यूक्लियस जो कि आपके रदरफोर्ड ने 10⁻⁻15 मीटर होती है, जिसे हम फर्मी भी बोलते हैं। ठीक है, तो स्नैपशॉट ले लीजिए। अब आपका लास्ट है बोरेस एटॉमिक मॉडल। जो रदरफोर्ड का जो एटॉमिक मॉडल था उसमें कुछ कमियां थी, उन्हीं कमियों को सुधार करने के लिए नील्स बोर ने आपका एटॉमिक मॉडल को प्रस्तुत किया। ठीक है, उसमें पहला जो आपके रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल था उसके अंदर उसमें एक तो ये कमी थी कि वो एटम की स्टेबिलिटी यानी कि स्थायित्व को नहीं समझा पाया कि कोई परमाणु क्यों तो कंपाउंड और मैटर बना रहा है। ठीक है, और दूसरा ये कि अगर रदरफोर्ड ने कहा था कि जो इलेक्ट्रॉन है वो सर्कुलर पाथ में आपके न्यूक्लियस के चारों ओर गति कर रहे हैं। अगर ऐसा है तो इलेक्ट्रॉन को चक्कर लगाते हुए सीधे नाभिक में चला जाना चाहिए। इस बात का वो ये बता नहीं पाए कि ऐसा क्यों होता है। ठीक है, इन्हीं कमियों को दूर करने के लिए नील्स बोर ने परमाणु मॉडल दिया। इसमें पहला पॉइंट ये है कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व डेफिनेट सर्कुलर पाथ, यानी कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर एक वृत्ताकार पाथ में चक्कर लगाते हैं, जिन्हें कि हम ऑर्बिट या एनर्जी लेवल्स कहते हैं, और जिनका नाम हम KLMN
1 2 3 करके 4 और so on इस तरह से देते हैं। दूसरा आपका ऑर्बिट कैन फिल 2n स्क्वायर, ये आपका इंपॉर्टेंट है, इससे कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि ऑर्बिटल आपको दे रखा होगी, पहले ऑर्बिटल में पहले दूसरे ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। तो इसको हम एग्जांपल से देख सकते हैं। मान लीजिए आपसे कहा कि n बराबर दूसरे ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो आपको इसको सेटिस्फाई कराना है। 2 और 2⁻², ये होगा आपका 2 × 4 और ये आपके 8, यानी कि दूसरे जो एनर्जी लेवल है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, तो यहां से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। अब थर्ड पॉइंट, ऑन रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन नीदर गेन और नो लूज एनर्जी। जब इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार पथ में एक चक्कर लगाता है तो ना तो वो एनर्जी को खर्च करता है और ना ही वो एनर्जी को प्राप्त करता है। ये इनका थर्ड पॉइंट था। ठीक है, और फोर्थ पॉइंट है इसमें, जब कोई इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में जाता है तो वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, उसे एनर्जी देनी होती है। और लेकिन यदि उच्च ऊर्जा स्तर से कोई इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा स्तर में यानी कि लो ऑर्बिट में आ रहा है तो इसमें एनर्जी रिलीज होती है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है बोरस एटॉमिक मॉडल के। ठीक है, तो वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, लाइक करना है और सब्सक्राइब करना है। मिलेंगे फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।